अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है एक्स-रेज। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि आज हम लोग बहुत मजे की डिस्कशन करने वाले हैं। जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा उनके लिए तो नया हो गई और जो लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी नई किस्म की बातें इसके अंदर मौजूद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें एक्स-रेज, एक्स-रेज होती क्या है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि एक्स-रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है भाई? ये ऐसी रेडिएशंस हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे देखिए हमारी साउंड वेव है, मैं अब बोल रहा हूं आप तक आवाज जा रही है, लेकिन ये तब तक जाती रहेगी जब तक इसके बीच में मीडियम यानी एयर मौजूद होगी। एयर के जरिए ये साउंड वेव्स क्या काम करती हैं? ट्रेवल करती हैं। लेकिन एक्स रेज बिल्कुल भी साउंड वेव्स की तरह नहीं होती, उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो पहली तो बात ये होगी कि एक्स रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक को हम लोग कहते हैं रोइंगटन मेथड, एक को हम लोग कहते हैं कोलेज मेथड और एक को हम लोग कहते हैं बाय यूजिंग बेटाटोरॉन। बेटाटोरॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन होती है जिसके जरिए हम लोग एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक्स रेज को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो हम लोग रोइंगटन मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखिए रोइंगटन मेथड में रोइंगटन एक साइंसदान था, उसने किया उसने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने कॉनकेव कैथोड लिया और बेंट एनोड लिया। अब इसने क्या किया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और साथ ही साथ उसने सबसे पहले क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने प्रेशर को बहुत कम कर दिया। प्रेशर उसने कितना कर दिया? प्रेशर उसने इतना कर दिया 0.001 mmHg। इतना ज्यादा प्रेशर उसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को कम कर लेने के बाद उसने वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 30,000 से लेकर 50,000 पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इतनी वोल्टेज उसने क्या की? सप्लाई की। अब इसके बाद तो आपको पता है कि होना क्या है। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होती है भाई? प्रेशर को बहुत कम कर दो और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करो, तो इससे क्या होता है? इससे कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या यहाँ पर प्रोड्यूस हुई? कैथोड रेस प्रोड्यूस है। अब कैथोड रेस कैसे प्रोड्यूस होंगी जी? देखें कैथोड रेस ऐसे प्रोड्यूस होंगी कि यहाँ से ये जो कॉनकेव हमने कैथोड लिया है इसी वजह से लिया है कि जैसे ही ये कैथोड रेस ऐसे प्रोड्यूस होती हैं तो ये कैथोड रेस आकर एक पॉइंट पर ऐसे जमा हो जाती है, क्योंकि ये कॉनकेव है। कॉनकेव लेने का ही मकसद हमारा यही था। जैसे ही ये इस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बीम बनाकर ऐसे सीधा जाती हैं और डायरेक्ट किसके साथ जाकर टकरा लेती हैं? एनोड के साथ जाकर टकरा लेती हैं। एनोड जो कि पॉजिटिव है। आपको पता है कि कैथोड रेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अब क्या हुआ जी? बीम लेने की वजह से इस तरह कॉनकेव हमने इस वजह से लिया ताकि एक बीम बने, टक, आयरन मैन की मूवी आपने तो देखी ही होगी, उसकी तरह सीधा जाकर एक ही जगह के ऊपर स्ट्राइक करें। तो स्ट्राइक अच्छी हो इस वजह से हमने बेंट क्या लिया? कैथोड लिया। अब जैसे ही ये कैथोड रे जो है एनोड के साथ टकराएंगी तो यहाँ से एक अननोन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकलेगी और ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ थी इन्हीं को हमने क्या कहा बाद में? एक्स रेज कहा। जो साइंसदान ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था रोइंगटन, तो उसने इन रेस को देखा, उसने कहा कि यार ये किस किस्म की रेस निकल रही है यहाँ से। उस वक्त उसको पता नहीं था कि ये किस रेंज की रेस है। तो उसने क्या काम किया कि इस रेस को उसने नाम क्या दे दिया? इस रेस को उसने नाम दे दिया एक्स रेज, यानी इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये किस किस्म की रेस है। बाद में लेटर ऑन जब स्टडी की गई तो पता चला कि इनकी रेंज जो है तो 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी इनकी जो वेवलेंथ है वो एक रेंज के बीच में होती है, एक फिक्स नहीं होती। आप फिक्स कोई पॉइंट नहीं बता सकते। मुख्तलिफ रेंजेस की जो है तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर एनोड कौन सा यूज़ किया है। भाई देखो एक बात याद रखो, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी तो एलिमेंट से बने ना, तो किसी ना किसी एलिमेंट से ये बने होंगे। तो वो एलिमेंट्स अगर आप चेंज करते जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आप लेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ से क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी। ठीक है, तो उसने यही एक्सपेरिमेंट क्या किया? यही एक्सपेरिमेंट उसने 38 एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म किया। 38 एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म करने के बाद उसको मुख्तलिफ किस्म की एक्स रेज मिली। अब यहाँ से कैथोड के इधर एनोड के टकराने से जो रेस निकलती हैं ये कितनी किस्मों की हो सकती हैं? तो उसको हम लोग टाइप ऑफ एक्स रेस कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एक्स रेस। तो टाइप ऑफ एक्स रेस में जो पहली टाइप है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेस। तो देखें कंटिन्यूअस एक्स रेस प्रोड्यूस कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैथोड रेस असल में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। और ये आए इलेक्ट्रॉन, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये क्या काम करें? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हाईली स्पीड से आए और न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के पास से गुजरे। जैसे ही न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बेंट हो जाएगा। बेंट होने के साथ इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। देखें एक लड़का भाग रहा है, ऐसे तेजी से भागे, आपके आगे से गुजरे, आप अचानक उसको ऐसे हाथ डालो, उसको ऐसे पकड़ो, तो जैसे उसको पकड़ोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सीधा भाग रहा है, और साथ ही साथ उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस स्पीड होने की वजह से कुछ ना कुछ रेडिएशंस यहां से निकलेंगी। तो एक तो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने की वजह से यहां से कुछ रेडिएशन निकलेंगी। ये जो रेडिएशन होगी इसको आप क्या बोलोगे, एक्सरे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे बोलेंगे। तो अब डिपेंड ये करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है तो न्यूक्लियस के कितने पास से गुजरता है, क्योंकि आपको पता है कि एटम क्या है जी, एटम 99.9% क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो खाली होने की वजह से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा, स्ट्राइक किए बगैर एटम के अंदर से गुजर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है कि न्यूक्लियस के दूर से गुजरता है। अगर न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अगर करीब से गुजरता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यूं होगी, देखें इस तरह होगी, और लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। आप देखें क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के दूर से गुजरता है तो दूर से गुजरता है तो कम अट्रैक्शन होगी, कम बेंट होगा, और ये जो यहाँ पर एक्सरे निकलेगी तो फिर वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। यानी उसमें लैम्डा क्या होगा जी, लैम्डा उसमें बहुत ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत क्या होगी, कम होगी। अब इस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं ब्रेमस्ट्रॉलिंग मेथड। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेमस्ट्रॉलिंग, सॉरी ब्रेमस्ट्रॉलिंग मेथड इसको कहा जाता है, ब्रेमस्ट्रॉलिंग मेथड। ब्रेमस्ट्रॉलिंग मेथड में हमने क्या देखा, ब्रेमस्ट्रॉलिंग मेथड में हमने ये देखा कि कैसे कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्सरेज पैदा होने की एक और पॉसिबिलिटी भी है, उसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब वो क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड के साथ टकराएंगे तो सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ये इसकी सेकंड टाइप भी है। तो देखें इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो ये सकता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस एनोड के एटम में से के शेल में से क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसके साथ स्ट्राइक करके उसको बाहर कर दे, और शेल के अंदर क्या कर दे, शेल के अंदर वो वैकेंसी प्रोड्यूस कर दे। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस केस में ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो नीचे आकर इसकी कमी को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। शेल्स हमारे पास कितनी है, KLMNO, बहुत सारी शेल्स हैं। तो अगर देखें इस के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला है तो क्या होगा कि ऊपर L की शेल में से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर ये एनर्जी को लॉस करेगा, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। तो ये एक्स रेज कैसी होंगी जी, इस तरह की होंगी, ये एक्स रे प्रोड्यूस होगी। और इस किस्म की एक्स रे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग के अल्फा कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन L से किस में आया है, L शेल में से K में से है, तो उसको हम लोग के अल्फा कहेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन M में से भी आ सकता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन N में से भी आ सकता है, एंड अप टू सो ऑन। तो देखें जैसे ही ये आएगा M में से K में तो क्या होगा, यहाँ पर एक किस्म की एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, और फिर जैसे ही ये आएगा M में से नीचे K में तो इधर भी क्या होगी, ऐसे एक्स रे प्रोड्यूस होगी। तो M से K में आ रहा है तो इसको K बीटा बोलेंगे, और N से K में आ रहा है तो इसको K गामा बोलेंगे। इस सारी के अल्फा, के बीटा और के गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, के सीरीज बोलते हैं इसको। अब आप यहाँ पर एक बात ज़रा नोट करें कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन L से K में आया तो वहाँ पर क्या हुई, वहाँ पर वेवलेंथ जो है तो वो बहुत ज़्यादा थी, और इंटेंसिटी जो है यानी फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम थी। देखें याद रखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, के अल्फा में, तो वो नियरेस्ट शेल से जंप करेगा यानी डिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा कि नीचे वो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी कम लॉस करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन है पटक और एनर्जी रिलीज हुई, पों, ऐसे एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अगर के गामा में वो आ रहा है, के गामा में देखें वो क्या कर रहा है, एन से आ रहा है के में, तो ऊपर से आ रहा है, जब ऊपर से आएगा नीचे तो आएगा टक, बहुत लंबी किस्म की क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, यानी वेवलेंथ उसमें क्या होगी, कम होगी। तो आप ये याद रखें कि के अल्फा में वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और के गामा में क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं L सीरीज़ में। तो L सीरीज़ में आप देखें
कि अगर वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाए, लेट अस सपोज दैट कि के शेल में से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होके बाहर नहीं आया, लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एल शेल में से, तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले एम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, किसमें, एल में, इसी तरीके से एम से आ सकता है, इसी तरीके से ओ से आ सकता है। तो एम एन ओ से इलेक्ट्रॉन नीचे वैकेंसी पूरी करने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या निकलेंगी, जो रेज निकलेंगी इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स रेज बोलेंगे। अब देखें इस किस्म की एक्स रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एम से एल में आ रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे एल एल्फा, अगर एन से एल में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल बीटा, अगर ओ से एल में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल गामा, और इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एल सीरीज बोलेंगे। इसी तरीके से, और यही सिमिलर जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है के सीरीज का, वो एल सीरीज पर भी अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पर के एल में नहीं एम में प्रोड्यूस हो जाती है तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगे, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एम सीरीज। तो टोटल एक्स रेज की कितनी सीरीज हमारे पास बन रही है, यहाँ पर 3 सीरीज बन रही हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि के सीरीज ग्रेटर होती है एल सीरीज से, एल सीरीज ग्रेटर होती है एम सीरीज से। लेकिन किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर, देखें इन वजूहात की बुनियाद पे आप के सीरीज में देखें उनकी एनर्जी, उनकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उनके पास जो वेव नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है के सीरीज का, और वेवलेंथ क्या होती है के सीरीज की, बहुत कम होती है। आप देखें एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से सबसे लोवेस्ट शेल में आ रहा है, आखिरी जो पहली शेल है न्यूक्लियस के करीब वहाँ पर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वेवलेंथ कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वेवलेंथ तो कम ही होगी ना, बहुत शॉर्ट किस्म की जो है, तो वेवलेंथ वहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिफरेंस कम होगा। इसी तरीके से अगर आप एल सीरीज में आ जाएं तो एल सीरीज में फिर के सीरीज से एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सेकेंड शेल में आ रहा है, और वेवलेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एम सीरीज की, तो एम सीरीज में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीबी वाले उसके शेल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी भाई, इतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर बहुत लंबी ऐसी क्या निकलेगी, वेवलेंथ निकलेगी। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेव नंबर क्या होंगे, बहुत कम होंगे। अगर एक इंडिविजुअल सीरीज के अंदर की आप बात करते हैं तो देखें इस तरीके से होगा कि के गामा, के बीटा और के अल्फा। तो देखें इन हम लोग लैम्डा की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। अगर के गामा में देखें, के गामा में क्या हो रहा है, एन से इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है, एन से के में आ रहा है, तो वहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ बहुत कम है। तो के गामा में वेवलेंथ बहुत कम होगी, और के बीटा में क्या हो जाएगी, वेवलेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी के बीटा में, और के अल्फा में बहुत ज्यादा क्या होगी, देखें वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। तो के अल्फा में हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से एल सीरीज में भी के गामा में कम होगी, बीटा में ज़्यादा, और अल्फा में क्या होगी, और भी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। इसी तरीके से एम सीरीज के अंदर भी। तो ये तो किस्सा हो गया इन सीरीज के अंदर वेवलेंथ का। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एमडीकैट में वो आपसे पूछ ले इंटेंसिटी के हवाले से कि न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल मौजूद है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कौन सा इलेक्ट्रॉन के चांसेस है कि वो नीचे जल्दी से आकर उसकी वैकेंसी को पूरा करेगा। तो इंटेंसिटी के हवाले से भी आप बात सुन लें। तो देखें अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं के सीरीज में, तो यहां से देखें इधर जो है आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, 2 से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए ऊपर से कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है के में आएगा। तो देखें इस केस के अंदर सबसे पहले जो के अल्फा है हमारे पास, यानी एल से जो इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन के आने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है कि इसकी यहां पर वैकेंसी को वो क्या कर ले, पूरा कर ले। इसी तरीके से के बीटा में देखें कि के बीटा के फिर उससे कम है, और के गामा में, क्योंकि के गामा में एन से के में आना है तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो उसके सबसे कम इंटेंसिटी होगी। अगर हम लोग ग्राफ के जरिए यूं ड्रॉ करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये के अल्फा हो गया, ये के बीटा हो गया, और ये के गामा हो गया। ये के अल्फा हो गया, ये के बीटा हो गया आपके पास, और ये दूसरा क्या हो गया आपके पास, के गामा हो गया। आप इन सारी बातों को नोट करते जाए अपने पास, ये बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को रोक रोक कर मैं बोर्ड के ऊपर पहले से इस वजह से लिख देता हूं ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, वरना बातें बहुत ज़्यादा करने को है। तो चलिए इसी के ऊपर कुछ एमडीकैट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एमडीकैट में एक्स रेस के ऊपर पूछे जाने वाला सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है जी, वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स एंड नंबर ऑफ एक्स रेस आर प्रोड्यूस
बाय सोडियम एटम। कितनी टाइप्स और कितनी नंबर ऑफ एक्स रेज सोडियम एटम प्रोड्यूस करेगा? 2 3 यानी 2 टाइप्स एंड 3 नंबर ऑफ एक्स रेज, या 3 8 18 22 या 1 और 2। तो जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, और जिसको नहीं पता है तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सोडियम एटम के केस के अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही आएगा तो अगर वो के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके बाहर कर दे और वहाँ पर वैकेंसी प्रोड्यूस कर दे, जैसे कि 1 सोडियम एटम में आप देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 8 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से उसने वैकेंसी प्रोड्यूस कर दी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है। तो एल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाए, के में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, के अल्फा कहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। के बीटा भी हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए इसकी वैकेंसी पूरा करने के लिए। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक यहाँ से करके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे तो एम से एल में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसको हम लोग एल अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी टाइप्स ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं? देखें 2 टाइप्स ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक के सीरीज प्रोड्यूस हो रही है और एक एल सीरीज प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि 2 टाइप्स ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और नंबर ऑफ एक्स रेज कितनी है? एक एक्स रे ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो 3 नंबर ऑफ एक्स रेज यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही हैं। तो 2 टाइप्स और 3 नंबर ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, तो ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपके पास, करेक्ट होगा। इसके अलावा आपके पास एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, वो आप खुद भी बुक में पढ़ सकते हो कि एक्स रेज जो है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। आपके पास एयरपोर्ट्स पर यूज़ होती हैं, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाए तो उसका एक्सरे निकालने के लिए हम लोग एक्स रेज को यूज़ करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, XRD टेक्निक को यूज़ करते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने अगर एक क्रिस्टल लेटस की जो है तो उसकी क्रिस्टलाइन शेप मालूम करनी है तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्स रेज यूज़ करते हैं। तो क्रिस्टल्स की शेप फाइंड करने के लिए केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। और इसी तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स रेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए अभी बात कर लेते हैं मोजले के बारे में कि मोजले ने एक्स रेज के ऊपर कौन सा लॉ पेश किया और उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बारे में तो हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोजले का लॉ क्या है। तो देखिए मोजले साइंसदान ने जो एक्स रेज किया ये कॉन्सेप्ट लिया और इसके बारे में जो उसने लॉ पेश किया वो उसने बोहर की डेरिवेशंस के जरिए पेश किया। तो बोहर की डेरिवेशन में आपको याद है कि उसने एक हमें इक्वेशन बनाकर दी थी एनर्जी डिफरेंस के लिए, और वो इक्वेशन क्या थी जी, वो इक्वेशन ये थी एनर्जी डिफरेंस की, ये इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस। और फिर उसने बाद में क्या किया जी कि यहाँ पर ये डेल्टा ई जो है आपको पता है प्लैंक्स ने बताया था कि डेल्टा ई किसके बराबर है, h डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर है फ्रीक्वेंसी के। और इसी तरीके से ये ऐसे ही नीचे उतर आएगा। अब देखें ये h यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इस h के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। तो इस किस्म का सिनेरियो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। अब आप गौर से अगर देखें तो Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और ये म्यू आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है चीज़ें, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, n1 और n2। अगर आप यहाँ पर शेल 1 की वैल्यू पुट करते हो शेल 2 की, तो इनको सॉल्व करने से एलसीएम वगैरह लेने से एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है भाई, जो चेंज ना हो सके। जैसे कि आपके पास नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब 2 2 है, 2 तो 3 नहीं है और 2 1 भी नहीं है, 2 कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप x ले लें तो x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, आप x की जगह 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी, यानी वो चेंज हो सकता है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आपके पास E की, m की, मास की, एप्सिलॉन नॉट की, इसी तरीके से आपके पास जो प्लैंक कांस्टेंट है और ये सारे कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंटों को अगर हम लोग साइड पे कर लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पर अंडर रूट लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। यहां से क्या निकाला था, ये मोजले लॉ ने लॉ निकाला था और इसी को हम लोग मोजले लॉ कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी होगी।
अब देखें इसमें वक्त गुजरता गया तो मोज़ले ने क्या किया, इसके साथ साथ इसके अंदर एडवांसमेंट भी की। आप देखें यहाँ पर उसने क्या काम कर लिया कि इसको चेंज कर लिया। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, और इस एटॉमिक नंबर के साथ उसने -b को ऐड कर दिया। अब ये -b क्या है आपके पास, -b को कहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट ये जो b है इसको समझते हैं। देखें इसके लिए आपके पास उसने फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स लिए थे, स्कैंडियम, टेलियम और ये विनेडियम और क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर से यहाँ से नीचे वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि नीचे आएगा, और इसी तरीके से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है के शेल में। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें भी 24 वाले में क्रोमियम में भी के में अगर वैकेंसी प्रोड्यूस हो गया तो ऊपर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये स्कैंडियम की बात करते हैं कि स्कैंडियम के अंदर यहाँ पर क्या हो गई, वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर इस शेल में क्या है जी कि इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से यहाँ पर वैकेंसी प्रोड्यूस होने से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। या फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इस पोजीशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए आप देखें बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे जैसे आप शेल्स में ऊपर जाते जाएंगे उतने ज़्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन से क्या फेस करेगा, रिपल्जन फेस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ उसने क्या की, उसने उसके साथ रिपल्जन की। तो इस रिपल्जन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे, या इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। आपको पता है कि ये दोनों नाम हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है स्कैंडियम के केस में, तो उसको ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी जो है तो क्या फेस करनी पड़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट फेस करनी पड़ेगी। ये जो रिपल्जन है ये फेस करनी पड़ेगी। इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए मोज़ले ने क्या काम किया कि इस रिपल्जन को उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दिया। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ज्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर से नीचे आएगा तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या करेंगे, रिपल्जन या स्क्रीनिंग इफेक्ट उसके ऊपर काज करेंगे। इस वजह से उसने कहा कि यार हम लोग इसको एटॉमिक नंबर में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके अलावा उसने क्या किया, इसके अलावा उसने ये किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर उसने यहां पर क्या ऐड कर दिया, उसने यहां पर ऐड कर दिया एक कांस्टेंट वैल्यू उसने यहां पर ऐड कर दी, ए। अब इस ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो देखें जहाँ तक ताल्लुक इस ए का है तो ये ए क्या है, इन सारे कांस्टेंटों की वैल्यू है। इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन इसके लिए आप अगर देखें यहाँ पर n1 की जगह अगर आप पुट कर देते हैं 1 तो इधर से 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस n2 की जगह अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। इसको आप अगर सॉल्व करें तो इधर से क्या आ जाएगा 3/4। तो देखें ये भी क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट की जो है तो क्या है, वैल्यू है। तो इनको सॉल्व करने से कांस्टेंट आया तो ये सारे कांस्टेंट उसके लिए ए पुट किया उसने। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए जेड और क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी के अगर आपने z निकालना है यहाँ से तो a b इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों साइड पे आप a को डिवाइड कर दें तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, इस सब के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है कि एटॉमिक नंबर क्या है जी, इस इक्वेशन के बराबर है। मोज़ले ने क्या काम किया कि ये इक्वेशन उसने यूज़ की नए एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए। जितने भी नए एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो रहे थे तो उनका एटॉमिक नंबर क्या है तो वो इस इक्वेशन के जरिए क्या करता था, फाइंड करता था इस तरीके से। तो इसी टॉपिक को समराइज करते हुए इसके ऊपर कुछ MDCAT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। सबसे शॉर्टर वेवलेंथ एक्स रेज की इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखें यहाँ पर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 29। देखें एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। इसका क्या आपके पास 25, इसका आपके पास क्या है 26, इसका आपके पास क्या है 27। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो सबसे क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है MDCAT में पूछे जाने वाला, मोज़ले कांस्टेंट ए वैल्यू इज ग्रेटर फॉर।
जो ए वैल्यू है मोज़ले कांस्टेंट की, ये ए की वैल्यू वो किसके लिए ग्रेटर होगी, N1 से N2 के दरमियान, N2 से N3, N4 से N5 है, N6 से N7 के दरमियान। तो देखिए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये N1 है, ये N2 है, इसकी अगर आप वैल्यूज़ को पुट करें 1 और 2 की तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 ज़र क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 3/4 आता है। तो N1 से N2 के दरमियान आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3/4, और ये बाकी सारे आपके पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मौजूद है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर ए की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी इन दोनों शेल्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप N2 से N3 में आते हैं तो उसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे N1 और इस N2 को N2 से 3 के लिए, तो वहाँ पर 5/36 आएगा। तो देखें डिनोमिनेटर में कितनी ज़्यादा वैल्यू आ गई है, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इधर से वैल्यू कम आएगी। उसको अगर आप इन कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से 4 से 5 के दरमियान जो भी है और ऊपर जाते जाएंगे तो ए की वैल्यू और भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू ग्रेटर है वो किसके लिए है, N1 से लेकर N2 के दरमियान जो है ग्रेटर N की ए की वैल्यू आई है। तो ये सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था एक्स रेज का सारा मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटा हम लोग इसी सीरीज़ को फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू करते रहेंगे। हमने आज एक्स रेज पढ़ी तो हम लोग इससे अगला टॉपिक एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। बाकी सारे पिछला जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और इसी मेथड के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और बोर्ड को मैं पहले से इसी तरीके से लिखता हूं ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम हो सके। एंड हम लोग इसी के साथ साथ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस चैप्टर से आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें।